हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने बायोस्फीयर रिजर्व तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे। बट इस लेक्चर को आप एंड तक देखना, आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने अभी तक कहीं भी नहीं पढ़े हैं। मतलब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर डन होता है इस टॉपिक से पूछा जाए। तो अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक देख लिया तो आप ये मान के चलिए आपके 4 मार्क्स डन हो जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। याद रखिएगा, आप ये अभी आपको पता होगा जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको ये करीबन 15 पॉइंट्स में 110 पेजेस की बुकलेट है, जहां पर स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ जो है टॉपिक वाइज बना रखा है हमने। आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, इसकी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन का नाम है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आप बाय कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्लस आपको महाकुंभ की वजह से 40% ऑफ भी मिल जाएगा। तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तुरंत जाकर बाय करो। और जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक इजी टॉपिक है लोग कहते हैं, बट एग्जाम में ऐसा क्या मैं पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एंड तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, जिसमें कोई आपसे पूछे तो आप बता सको। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है, याद रखिए, जहां पर हो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसका? प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज का यहां पर कंजर्वेशन होता है, ठीक है। और उनके जो रहने की जगह है, जिसको आप नेचुरल हैबिटेट कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो याद रखना, कंजर्वेशन बायोसिज्म में क्या होगा? कंजर्वेशन होगा प्लांट्स और एनिमल्स का, उनके नेचुरल हैबिटेट्स का और इकोसिस्टम का। तो पहली चीज तो बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप कहेंगे ये क्या होता है? अब यहां पर कोई भी डेवलपमेंट होगी तो यार ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे जंगल वगैरह काट डालो। क्या देखिएगा, यहां पर क्या होता है, यहां एंकरेज किया जाता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिससे कि जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि अब देखो कोई जंगल एरिया होगा जहां प्लांट्स एनिमल्स हैं, उसके अराउंड पीपल भी तो रहते होंगे। तो जो वहां पे लोग रह रहे होंगे, क्या देखिए, वो हार्मनी में रह सके विथ नेचर, मतलब नेचर के साथ वो हार्मनी में रह सके। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, कंजर्वेशन की बात की है। थर्ड बोला गया कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब आपको पता है जंगलों साइड में कौन रहते हैं? जनरली हम देखते हैं ट्राइबल्स रहते हैं, है ना। तो ऐसे ट्राइबल्स और इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो वहां पर रह रही हैं, तो उनकी जो ट्रेडिशनल वे है ऑफ लाइफ, उसको भी हम प्रिजर्व करके रखें। ऐसा नहीं कि आप उनकी जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं या जो भी उनकी चीजें हैं, मान्यताएं हैं फॉर एग्जांपल, उसको आप डिस्टर्ब करो। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी होना चाहिए, वो इंडिजिनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और कंजर्वेशन भी होना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स का, उनके नेचुरल हैबिटेट का और इकोसिस्टम का। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब आपको मैं आगे बताने वाला हूं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, वो हम देखते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व, आई थिंक डेफिनेशन, क्योंकि देखिए डेफिनेशन को इतना ब्रेक करके आपको कोई नहीं बताता है, मैंने आपको एकदम ब्रेक करके बताई है, ठीक है। अब देखिए जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन्स होते हैं? क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा 3 जोन्स। ऑप्शन देंगे 3, 4, 5, 6। आपको मार्क क्या करना है? 3। 3 जोन क्या है? एक तो है कोर जोन जो सबसे सेंटर में है, फिर है बफर जोन और सबसे लास्ट में है ट्रांजिशन, ठीक है। कोर जोन में क्या होता है? ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। कौन सा एरिया है कोर जोन? हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे मॉनिटरिंग होती है, यहां पर एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी होती है और यहां पर एकदम हाई रिस्ट्रिक्शन रहता है और मॉनिटरिंग करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर जोन के बारे में। इसके बगल में जो होता है वो होता है बफर जोन, ठीक है। यहां पर क्या क्या हो सकता है? देखिए यहां पर ये बना हुआ है, इसका मतलब यहां पर रिसर्च होती है, ठीक है। ये किताब बनी हुई तो एजुकेशन होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कैमरा बना हुआ है तो यहाँ पर टूरिज्म भी होता है, इको फ्रेंडली टूरिज्म भी होता है। और यानी घर बना हुआ है तो छोटे मोटे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी इस बफर जोन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो लास्ट जोन है दैट इज ट्रांजिशन जोन, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर भी हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो रहा है, लोग सेटल हो रहे हैं यहां पर। देखिए टूरिज्म तो होगा ही, ठीक है, घर भी बनेंगे, सेटलमेंट्स भी बनेंगे, रिसर्च भी होगा, एजुकेशन भी होगा, सब कुछ है। बट यहां पर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, ये सब हो रहा है ट्रांजिशन जोन में।
तो पूरे एरिया को हम कहते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप देख रहे हैं किस तरह यहां पर ह्यूमन बींग्स और नेचर का एक कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ह्यूमन बींग का सेटलमेंट भी हो रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं आपका जो कोर एरिया है यहां पर आपका हाईली रिस्ट्रिक्टेड, हम इनको कंजर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व याद रखिए 3 जोन है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब पूछाएगा कि ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, यू हैव टू मार्क द आंसर। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखिए ये 3 स्टेट में है, 3 स्टेट में इसकी बाउंड्री है, एक तमिलनाडु, एक केरला और एक कर्नाटका। आसपास के तीनों स्टेट्स हैं, उन तीनों के एरियाज मिला के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, जो कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है क्योंकि 1986 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। देखिए, अब आप सोचेंगे क्या सर हमको ईयर याद करने हैं, ये क्वेश्चन होगा। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, आप गो थ्रू कर लो, बट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना। ओके, थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यहाँ पे बहुत फेमस एनिमल मिलता है, इसे कहते हैं लायन टेल मकाऊ। ठीक है, अब आप कहीं लाइन टेल मकाऊ कैसा दिखता है, ये देखिए, ये है लाइन टेल्ड मकाऊ। ठीक है, तो याद रखिए नीलगिरी में बहुत फेमस है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी मैंने आपको बता ही दिया, उत्तराखंड में है। थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो 1989 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, और यहां पर एक स्पीशीज मिलती है, वो है डुगोंग, पानी में आपको देखने को मिलेगी। ये है वो डुगोंग, आप यहां देखिए सी काऊ भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, सी काऊ भी कहते हैं, ये है डुगोंग। ओके, ये गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है दैट इज नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1988 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। और यहां पर आप देखेंगे रेड पांडास आपको देखने को बहुत मिलेंगे, ये है रेड पांडा। ओके, तो यहां पर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए? 4 मैंने आपको बता दिए, टोटल 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, दैट इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था और कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है मनस बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में स्टैब्लिश हुआ और जो कहां पर है? असम में है। सेवेंथ है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, 1994 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि उड़ीसा में है। एट्थ है दिहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1998 में स्टैब्लिश हुआ, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, 1999 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। मैं फिर से बता दूं, ईयर्स आपको नहीं याद रहते, कोई बात नहीं, ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट स्टेट और कौन कौन से हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10th बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह अवेलेबल है, मतलब उसकी बाउंड्रीज में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2008 में स्टैब्लिश हुआ, गुजरात में है। ठीक है, ये फेमस है अपने इंडियन वाइल्ड एस के लिए, याद रखिए गधों के लिए इंडियन वाइल्ड एस, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, बड़े फेमस है गुजरात में, दैट इज एट ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। ओके, नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। जनरली कोल्ड डेजर्ट देखते हैं ना लोग, लद्दाख आंसर मार्क कर देते हैं और यही गलत हो जाता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, 2000 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। ओके, 14th बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2001 में स्टैब्लिश हुआ, अगेन 2 स्टेट पर है, केरला और तमिलनाडु की बाउंड्रीज में, केरल एंड तमिलनाडु। तो ये थे आपके 14 बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने यहां पर बता दिए हैं। अब 4 और बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगला है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में स्टैब्लिश हुआ, अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। ये फेमस है अपने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए, याद रखिएगा, ये देखिए इमेज मैंने आपको बना रखी है, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जो कि फेमस है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट है दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा 1987 में स्टैब्लिश होता है, ये है कहां पर? असम में। ओके, नेक्स्ट है सिचलम हिल्स, अगेन वेरी फेमस बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, 2010 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, 2011 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो मैंने आपको बताया, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से आपको याद रखना है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले
आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंदर आते हैं। आप कहेंगे सर मैब प्रोग्राम क्या होता है? मैब प्रोग्राम मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 18 तो मैंने बताया, उन्हीं में से 12 अभी आपको मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो अब ये यूनेस्को मैब प्रोग्राम है क्या? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले ये प्रोग्राम लॉन्च किया है यूनेस्को ने। किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने। कमेंट बॉक्स में आप मुझे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आप। ठीक है, यूनेस्को ने 1971 में इस यूनेस्को मैप प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक इनिशिएटिव है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट्स का आपस में एक साइंटिफिक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, गोल क्या है प्राइमरी, अगर आप इसके अंदर आते हैं यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर, तो एक स्टैब्लिश करेगा साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर एनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। किस तरह, हम याद रखिएगा यहाँ पर जो मैप का मेन प्रोग्राम है वो ये है कि एक साइंटिफिक फाउंडेशन स्टैब्लिश की जाए, जहां पर हम लोगों, पीपल और एनवायरमेंट, दैट इज पीपल एंड नेचर के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप कर सके। ठीक है, और उसके लिए फिर आप यहाँ पर याद रखिएगा एजुकेशन वगैरह होगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, वही सब चीजें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपको अभी मैंने बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन बताया, वो सब चीजें यहाँ पर की जाएंगी। बट यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, मतलब यूनेस्को यहाँ पर फाइनेंसिंग भी दे देगा, फंड्स भी प्रोवाइड करेगा और कंजर्वेशन और बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यूनेस्को ने इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में कितने बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया है इंडिया के साइड से? तो आउट ऑफ 18, 12 हैव बीन रिकमेंडेड बाय यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसमें और ज्यादा आप देखेंगे रिसर्च, एजुकेशन, ये सब चीजें हो रही हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सी, जो कि वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ रही है बाय यूनेस्को? तो वो मैं आपको बता रहा हूं, और यूनेस्को ने उनको कब कब शामिल किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है, 2000 में इसको मैब के प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। अभी आपने देखा 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बन तो जाता है, बट मैब के अंदर आता है 2000 ईयर में। ओके, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया मैब के प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में है, 2001 में इसको इंक्लूड किया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, 2004 में इंक्लूड किया गया। नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में है, रेड पांडास के लिए बहुत फेमस है, 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया मैप के अंदर। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2009 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, याद रखिएगा, मैप प्रोग्राम के अंदर। सेवेंथ है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है, 2009 में इनकॉर्पोरेट हुआ। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अंडमान निकोबार में है, 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, दो स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में है, याद है केरल और तमिलनाडु में, 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया मैप प्रोग्राम में। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, 2018 में इनकॉर्पोरेट किया मैप प्रोग्राम में। और लेटेस्ट से जो मैप प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया गया है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2020 में, देख सकते हैं कोविड के टाइम आप देख रहे हैं, 2020 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ 18 जो है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड है मैप प्रोग्राम में। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाए हैं। ठीक है, अब 12 तो मैंने यहां पर रिपीट कर दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 6 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं जो कि मैप के अंदर नहीं आते। तो उन 18 में से 12 माइनस कर दोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा वो 6 कौन से हैं। तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देखे जा रहा हूं यहां पर, 5 आप बताना। कोल्ड डेजर्ट, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये मैप प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है। ठीक है, बाकी आप मुझे जो बचे 5 है उनके नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप सोचोगे सर बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये नॉमिनेट कौन करता है कि ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, इसको नॉमिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट। यूजुअली इनिशिएट करता है स्टेट गवर्नमेंट, वो नॉमिनेट करता है किसी भी एरिया को कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया जाए। फिर ये प्रपोजल जो स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है, ये प्रपोजल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है ना, वो इवेलुएट करे क्या ये इस एरिया को जिस स्टेट ने बोला है क्या इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है। फिर वो मीटिंग करते हैं, क्राइटेरियाज वगैरह देखते हैं क्या ये हो सकता है कि नहीं। और अगर उनको लगता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, तो वो ये अपना प्रपोजल यूनेस्को को भी भेज देते हैं कि यूनेस्को आप इसको इंक्लूड करिए अपने मैप प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो अगर यूनेस्को चाहे, अगर यूनेस्को को भी लगता है तो वो अपने मैप प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकता है। अभी ऐसे 12 ही प्रोजेक्ट्स हैं जो मैप बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं।
ठीक है। और जो नॉमिनेटेड एरिया रहेगा, याद है कि उसमें सॉवरेन जुरिडिक्शन जो है ना वो स्टेट्स का ही होता है। जिस स्टेट में वो लोकेटेड होता है उसी स्टेट में उसका सॉवरेन जुरिडिक्शन उस बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही रोल दिख रहा है टू नॉमिनेट एज एन एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पर, जैसे कि पहला फैक्ट, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। वो इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मैप के अंदर नहीं आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, बट सबसे बड़ा याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो मैंने अभी आपको बताया नीलगिरी है। 1986 में ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड हुआ था। ठीक है, अब मैंने आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बताए हैं, उनमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व, जो सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है, तो वो आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ, सॉरी ये टाइगर रिजर्व कर दिया मैंने, इसको करना था क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। कोई बात नहीं, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना तब इसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 3 बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, 1999 में स्टैब्लिश होता है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में स्टैब्लिश होता है। और अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो 2005 में होता है। और खास बात, ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैप के अंदर भी आते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मैप के अंदर मध्य प्रदेश के तीनों बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा मैंने कितनी क्विकली आपको, फालतू ऐसे इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके, तुरंत आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, मैंने यहाँ कवर कर दिए। ओके, अगर आपको इस वे में पढ़ाई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इसमें हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स ऐसे बना के लाएं। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट मैं आपको देखिए कि एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, अपनी 8 मंथ करंट अफेयर्स जुलाई से लेके फरवरी तक करीबन 1200 एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, और ये एमसीक्यू बुकलेट आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेगी। तब करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपके एग्जाम जब होंगे तो आप 8 मंथ की ये एमसीक्यू को सॉल्व करके जा सकते हैं। ठीक है, कैसे मिलेगी, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहां पे जब आप जाओगे तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स के कोर्स को। यहाँ पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, और महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इसको बाय करो। ओके, और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए मेरे नोट्स की तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर देना, मैं इसकी डिटेल्स आपको दे दूंगा। ओके, और किसी किसी स्टूडेंट्स को 12 मंथ करंट अफेयर्स चाहिए होती है कि सर हमको जनवरी से चाहिए, सो वो भी अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्टिव चाहिए, डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगी। एमसीक्यू फॉर्मेट चाहिए 12 मंथ की, तो एमसीक्यू फॉर्मेट मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, बस तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको सारे बेनिफिट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व कैसा पसंद आया आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो ला सकूं। ओके, अब बहुत लोग मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट सब कुछ पढ़ाया हो और हम जल्दी से गो थ्रू कर लें। बिल्कुल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, 40% ऑफ में आपको मेरा जनरल स्टडीज का कोर्स जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा। सो तुरंत जाकर आप उसको बाय करिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करते रहा करिए। ओके, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया है विजिट करो। अगर चैनल पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर हमको बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, और प्लीज जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे मैं उतने ही आपके लिए नए नए इनिशिएटिव्स लाता रहूंगा। ओके, तो चलिए यहां पर अब हम लोग चलते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।